कवरेज राम उत्सव की। जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख करीब आ रही है, अयोध्या सज धज कर तैयार हो रही है। राम मंदिर का अधूरा काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसी कड़ी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले गर्भगृह के सभी दरवाजों को लगाने का काम पूरा हो गया है। कुछ दिन पहले गर्भगृह में सोने के दरवाजे की पहली तस्वीर सामने आई थी। अब बाकी के दरवाजे भी लगा दिए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर के 22 जनवरी के कार्यक्रम की आज जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजन विधि कल से शुरू हो जाएगी और 21 जनवरी तक चलेगी। उन्होंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर शुरू होकर 1 बजे तक पूरी होगी। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी, ये प्लानिंग की जा रही है। सभी महानुभाव, विशिष्ट जन, माननीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मोहन राव भागवत, मुख्यमंत्री महोदय अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। मनोभाव, भाषण शब्द अच्छा नहीं है, मनोभाव, ये बड़ा ही विशेष आयोजन है। नृत्य गोपाल दास जी महाराज अपना आशीर्वाद देंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले सरयू तट पर आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान पार्टी के लीडर दीपेंद्र हुड्डा, सुप्रिया श्रीनेत भी मौजूद थे। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अगर देश में बेरोजगारी, अन्याय, महंगाई और आर्थिक विषमता की स्थिति बनी रही तो भगवान राम का सपना अधूरा है। न्याय के बारे में बात करना राम राज्य है। अयोध्या नगरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष तरीके से सजाया जा रहा है। सौंदर्यीकरण का काम अब आखिरी दौर में है। देखिए दीपाली नंदा की अयोध्या से ये रिपोर्ट। जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अब अयोध्या नगरी में जो सौंदर्यीकरण का काम है वो अपने अंतिम चरण में है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दशरथ द्वार पर और ये जो द्वार है आप देख सकते हैं, ये मुख्य द्वारों में से ही एक द्वार है जहाँ से आप श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और कनक भवन की ओर जा सकते हैं। पूरी अयोध्या नगरी इस समय राममय हो गई है। शहर को रामायण के चित्रों के साथ सजाया संवारा जा रहा है। मुख्य चौराहों और सड़कों पर भगवान राम की प्रतिमा लगाई जा रही है। सूर्य स्तंभ वाली लाइटें शहर की रौनक में चार चांद लगा रही हैं। राम जन्मभूमि के आसपास के इलाके का पूरी तरह से कायाकल्प किया जा चुका है। श्री राम जन्मभूमि से कुछ ही मीटर दूर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इस इलाके को रामपथ कहा जाता है और रामपथ के दोनों तरफ आप देखेंगे कि दुकानें सज चुकी हैं। कुछ दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बदलाव अब उनके व्यापार में देखने को मिलेगा। अयोध्या में विकास के नाम पे बहुत से कार्य हो रहे हैं और यही व्यवसाय की बात, तो व्यवसाय हमारा कम से कम 10 गुना बढ़ गया है। मंदिर बनने की वजह से बहुत बदलाव है, इससे हमारा रोजगार आगे बढ़ेगा। दिन के उजाले में तो अयोध्या नगरी चमक ही रही है, रात में भी इसकी रौनक देखते ही बनती है। राम की पेड़ी को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है और पिछले 15 दिनों से यहाँ लेजर लाइट शो और 3D रामायण भी दिखाई जा रही है। दीपाली नंदा, अयोध्या। लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। इससे पहले कांग्रेस के अंदर घमासान चल रहा है। मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दी है। सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही है। क्या है कांग्रेस की दुविधा? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर।
पिछले 9 साल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। नीति आयोग के डिस्कशन पेपर मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 इसके मुताबिक सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि हेल्थ एजुकेशन के मामले में भी हालात सुधरे हैं। डिटेल समझते हैं, लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। बताइए लक्ष्मण जी, नीति आयोग की इस रिपोर्ट में क्या क्या बड़ी बातें बताई गई हैं? देखिए, इस रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात कि गरीबी को लेकर के एक खास ऑब्जर्वेशन या फिर कहें कि आंकड़े सामने आए हैं। 2013-14 से ये आंकड़े की गणना की गई है और ये देखा गया कि 2013-14 से लेकर के 2022-23 तक यानी कुल 9 साल में देखें तो गरीबी काफ़ी हद तक कम हुई है और करीब 25 करोड़ लोग, अगर बहुत ही स्पेसिफिक करूं तो 24 करोड़ 82 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं या फिर उनकी गरीबी दूर हुई है। लेकिन वो गरीबी नहीं है जो हर महीने आमदनी के हिसाब से देखी जाती है। ये मल्टी डायमेंशनल गरीबी है जो हटी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अलग अलग 12 पैमाने लिए जाते हैं। आर्थिक स्तर पर आमदनी कितनी सुदृढ़ हुई है आपकी, शिक्षा की सुविधा कितनी पहुंची है, स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी पहुंची हैं, जीवन स्तर में क्या सुधार हुआ है, पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बिजली पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इन सारे 12 पैमाने पर देखा गया तो पता चला कि 24 करोड़ 82 लाख लोग इस हिसाब से देखें तो डायमेंशनल गरीबी से बाहर आए हैं और ये पिछले 9 महीने की रिपोर्ट है। और इसमें एक और ख़ास बात यह है कि ये जो मल्टी डायमेंशनल गरीबी की परसेंटेज दर कहें 2013-14 में 29.17 थी, वो अब घट करके 2022-23 में सिर्फ 11.28 पे आ गई है। और सबसे ज़्यादा गरीबी उन राज्यों में कम हुई है जहां पे गरीबी काफ़ी ज़्यादा थी, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश शामिल है और आने वाले दिनों में इसमें और गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। तो मुझे लगता है गरीबी के मोर्चे पर एक राहत वाली रिपोर्ट नीति आयोग के सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और अब बात करेंगे बाजार की। आज भी बाजार में तेजी का जोश हाई रहा। इसी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाई पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 759 अंक चढ़कर 73,328 पर बंद हुआ। निफ्टी 203 अंक चढ़कर 22,097 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी, पीएससी, इंफ्रा शेयरों में रही। फार्मा, एफएमसीजी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। और मार्केट की बड़ी बात समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। बताएं सुमित, किन सेक्टर्स या शेयर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला? देखिए, अगर कुछ सेक्टर्स की बात की जाए जहां पर आज बढ़िया परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़े तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको या तो आईटी दिखाई पड़ेगा या एनर्जी दिखाई पड़ेगा। विप्रो नंबर्स के बाद 6.5% का उछाल, एक समय में 12.5% तक की तेजी थी। ओएनजीसी करीब 4.5% की शानदार तेजी, एचसीएल टेक 3% ऊपर रहा, इन्फोसिस 2.5% ऊपर रहा। तो बहुत कम होता है ऐसा कि आईटी के तमाम गेनर आपको दिखाई पड़े। एचडीएफसी लाइफ में नंबर्स की वजह से प्रेशर देखने को मिला। बजाज फाइनेंस 2.5% नीचे रहा, आयशर मोटर 1% नीचे रहा, हिंडाल्को करीब 1% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में शानदार दिन था आज पीएसयू के लिए, तो एसजेवीएन 9% ऊपर, एलंबिक हालांकि 7% ऊपर, एमआरपीएल 6.5% ऊपर, ईआईएल करीब 6.5% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में जो बिकवाली थी वो थी उषा मार्टिन में, एक्साइड में, ब्राइटकॉम में, स्वान एनर्जी में, जो कि 2.5 से लेकर 3.5-4% तक नीचे गिरे। लेकिन आज बढ़िया तेजी थी आईआरएफसी में, इरकॉन में या रेलवे शेयरों में, जो कि आज बहुत जोरदार तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। शुक्रिया सुमित। और अंतरिम बजट में सरकार कैपिटल गेन्स टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाने को लेकर अहम ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कैपिटल गेन्स स्ट्रक्चर के नए सिरे से रिव्यू किया जाएगा और इसको लेकर एक कमेटी गठित की जा सकती है। क्या है पूरी खबर, डिटेल से समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताएं आलोक, क्या चल रहा है सरकार के स्तर पर? बिल्कुल, देखिए, कैपिटल गेन टैक्स के मौजूदा स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सरकार अंतरिम बजट में इसे लेकर एक अहम ऐलान कर सकती है। दरअसल इसे लेकर एक कमेटी का गठन किया जा सकता है जो कि पूरे कैपिटल गेन टैक्स के स्ट्रक्चर को रिव्यू करेगा, इसके सिंप्लीफिकेशन, इसके कंप्लायंस को बढ़ाने और साथ ही साथ जो लिटिगेशन है उसको घटाने को लेकर ये कमेटी सरकार को सिफारिश दे सकती है। दरअसल मौजूदा जो कैपिटल गेन टैक्स का स्ट्रक्चर है उसमें कई सारे अहम फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये पूरा टैक्स स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। दरअसल इसमें जो क्लासिफिकेशन है, जो कैपिटल असेट्स का क्लासिफिकेशन है, विथ होल्डिंग पीरियड है, अलग अलग कैपिटल असेट्स पर अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर हैं, इन सब की वजह से काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर बन गया है। लिहाजा सरकार चाहती है कि इसको लेकर एक सिंप्लीफाइड अप्रोच लाया जाए और डायरेक्ट टैक्स में एक अहम बदलाव किया जाए, ताकि जो इससे जुड़े हुए एक जो कॉम्प्लिकेशन है, साथ ही साथ जो लिटिगेशन है, कंप्लायंस भी बढ़ाया जाए, ताकि टैक्स कलेक्शन में भी आसानी हो और साथ ही साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लायंस को लेकर आगे आएं। दरअसल बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मार्केट में इस वक्त निवेश कर रहे हैं। उसे लेकर सरकार ये ऐलान कर सकती है कि जब अगली बार जब फुल फ्लेज्ड बजट आएगा, उसमें इस अहम बदलाव को अमली जामा पहनाया जा सकता है। शुक्रिया आलोक। और अपने बीचेस और बीच पार्टियों के लिए मशहूर गोवा अब एक नई पहचान बनाने की तैयारी कर रहा है। गोवा सरकार रीजेनरेटिव टूरिज्म और आध्यात्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देगी। क्या है इसके पीछे का मकसद, इस पर गोवा के टूरिज्म और आईटी मंत्री रोहन कोटे से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त गोवा के टूरिज्म एंड आईटी मंत्री सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, गोवा इज ऑलवेज नोन फॉर द पार्टीज, बीचेस, लेकिन आपकी रीजनरेटिव टूरिज्म, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि मैं एक रीजनरेटिव टूरिस्ट हूँ। रीजनरेटिव टूरिज्म टॉक्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, द प्लेस यू विजिट, यू बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड यू एंश्योर यू टेक केयर ऑफ द प्लेस यू विजिट। तो रीजनरेटिव टूरिज्म हैज कम अप after understanding the whole cycle of tourism that has been happening in the state of Goa. हमेशा हम लोग quantity over quality की बात कर रहे हैं। Exploitation which happens sometimes causes a lot of harm to the local communities and the local areas also. तो हम लोगों ने regenerative theme पे sustainable development goals, environment का, economy का, society का सब सोच के we have thought about getting this and we expect the tourists to be in that particular manner. Goa has been talked about as a place for beaches and party life. We are saying let's explore Goa now beyond the beaches. So hashtag Goa beyond beaches. तो जो हमारे पास है वो दिखाने की ज़रूरत है। एंड कोविड के बाद लोगों को एक्सप्लोर करने का जो चाहत हुई है, इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट वी नीड टू एंश्योर दैट द टूरिस्ट हु इज कमिंग टुडे पोस्ट कोविड, आवर लर्निंग इज दैट ही वांट्स मोर इमर्सिवनेस, he wants tranquility, he wants to be more experiential and that is why we need to give him more different experiences. तो इसके लिए hashtag Goa Beyond Beaches करके we have started focusing on we've been talking about temples, we have been talking about building temple spiritual circuits, we have been talking about wellness, we have been talking about adventure, we have been talking about weddings, we have been talking about MICE tourism. उत्तर भारत में कोहरे से हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने आज से अगले 4-5 दिन तक घने कोहरे से बहुत घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अगले 3 दिनों के दौरान आईएमडी के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर से गंभीर शीतलहर की भी संभावना जताई गई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों और राजस्थान और बिहार के कुछ हिस्सों में भीषण ठंड पड़ने वाली है। और घने कोहरे के कारण रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन का हाल बता रहे हैं रोहन सिंह। आज सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा और विजिबिलिटी की अगर हम बात करें 200 मीटर से कम रही। और अगर हम दिल्ली की बात करें, जो नॉर्दर्न रेलवे का कहना है करीब 18 से ज्यादा ऐसी ट्रेनें हैं जो दिल्ली आनी थी, जो इस वक्त देरी से चल रही हैं। इसमें 9 से ज्यादा ऐसी ट्रेनें हैं जो आधे घंटे से लेकर 4 घंटे की देरी से चल रही है, लेकिन कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो 6-6.5 घंटे की देरी से भी चल रही है। मसलन हैदराबाद से नई दिल्ली जो रेलवे एक्सप्रेस आने वाली थी वो 6.5 से ज्यादा देरी से चल रही है। इसके अलावा जम्मू तवी की बात करें, वहां से जो ट्रेन आने वाली थी वो 6 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही है। इसके अलावा कटिहार अमृतसर की बात करें वो लगभग 5 घंटे से ज्यादा की देरी चल रही है। लेकिन कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो कल आने वाली थी अभी तक नहीं आ पाई हैं। ऐसे ही कुछ यात्री हमारे साथ हैं जो काफी परेशान हैं। सर ये बताइए, कब से इंतजार कर रहे हैं आप? काफी देर हो गई है और किस ट्रेन से आपको जाना था? हमको जाना था संडे को कल भुवनेश्वर राजधानी में, जो कि कल शाम को 5 बजे थी, लेकिन वो आई नहीं अभी तक। हम कल सुबह मतलब शाम को 5 बजे से लेकर अभी तक इंतजार कर रहे हैं। 23 घंटा लेट चल रहा है। अच्छा, अभी कितना बता रहा है, कब आने की संभावना? अभी तो बोल रहे 4 बजे आने की संभावना है, लेकिन वो भी पता नहीं है। तो गारंटी नहीं है। स्टेशन के सामने ही है। हाँ, स्टेशन के सामने ही है, इंतजार कर रहे हैं। तो इतनी लंबी इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है। कुछ और लोग हैं, ये बताइए कि आपको कहाँ जाना था, कितना देर से इंतजार कर रहे हैं आप? पानीपत जाना था सर। 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। तो
2 घंटे से वेट कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे यात्री हैं जो आपको रेलवे स्टेशन के सामने इस वक्त यहाँ पे मिल जाएगा। कारण ये है कि जो है ट्रेन जो आनी थी वो समय से नहीं आ रही। हालांकि रेलवे ने एडवाइजरी जरूर जारी की है। उनका ये कहना है कि यात्री जो है आने से पहले पता कर ले समय का, लेकिन जो है फिर भी देरी से काफी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जो फॉग सेफ्टी डिवाइसेस लगाने की जो बात हो रही है वो अभी प्रोसेस में है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट इस वक्त देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ट्रेनें जो है अभी भी देरी से चल रही है। रोहन सिंह, दिल्ली। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें सचिन के चेहरे और आवाज का इस्तेमाल किया गया है। इस वीडियो में सचिन को एक गेम ऐप का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। इसमें कथित तौर पर यह भी बताया गया है कि सचिन की बेटी भी ये गेम खेलती है। सचिन तेंदुलकर ने इस वीडियो को फर्जी बताया और कहा कि वो डीप फेक के शिकार हुए हैं। सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना डीप फेक वीडियो शेयर करते हुए इसे फर्जी बताया है। साथ ही लोगों से भी ऐसे वीडियो या ऐप या विज्ञापन दिखने पर तुरंत रिपोर्ट करने की अपील की है। बता दें कि इससे पहले रश्मिका मंदाना से लेकर कटरीना कैफ भी डीप फेक वीडियो का शिकार हो चुकी हैं। वहीं सचिन के पोस्ट करने के बाद आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी त्वरित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही डीप फेक के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा। साथ ही सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नियमों को सख्ती से पालन करना होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने एक बार फिर अपना रुख साफ किया है। उन्होंने इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है। मायावती का मानना है कि गठबंधन में वोट ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए बीएसपी अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इस चुनाव को लेकर यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम जन मन योजना के तहत पीएम आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को 540 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। पीएम जन मन योजना की शुरुआत पिछले साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर की गई थी। इसके लिए सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसके तहत कमजोर जनजातीय लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम किया जाएगा। त्रेता में राजा राम की कथा हो या आज की राजकथा, बिना गरीब, बिना वंचित, बिना वनवासी भाई बहनों के कल्याण के संभव ही नहीं है। इसी सोच के साथ हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने 10 साल गरीबों के लिए समर्पित किए। 10 साल में गरीबों को 4 करोड़ से पक्के घर बनाकर दिए हैं। जिनको कभी किसी ने पूछा नहीं, उनको मोदी आज पूछता भी है, पूजता भी है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक आज से शुरू हो गई। बैठक 19 जनवरी तक चलेगी। इस बार की थीम है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। हम भी दावोस में आपके लिए खास कवरेज पेश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान ने खास बात की हीरो मोटोकॉर्प के CEO निरंजन गुप्ता से। We are quite positive about 2024. In fact, like you said, Shireen, on the back of the recovery that we have seen on the latter half of 2023, we expect the momentum to continue. And there are clear signs of it in terms of the participation of rural in the festive sales. December is always seasonally soft for two-wheelers because the post-festive and pre the January, like with 14 January, all the festives kick in again. Makar Sankranti, the auspicious period begins, the marriage season begins. December is always a soft, so we should not take a cue from December season. Yeah, it is starting to translate.
because all the welfare measures as well at the bottom of pyramid on one hand and the capex spending at the top. I think that combination is super, and we're seeing the results. More will come. We'll have to be patient for a while. CNBC TV 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान ने पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहुंचे स्विगी के सीईओ श्रीहर्ष मजेठी से भी खास बातचीत की। खासतौर पर क्विक टाइम डिलीवरी सेगमेंट में कितना बड़ा मौका है, इसे लेकर मजेठी का कहना है कि अभी सभी कंपनियां एक दूसरे से सीख रही हैं। We have multiple businesses now between food delivery and between Instamart, our grocery quick commerce business, and Dine Out. I think each of them are in various stages, and there are exciting things going on in each of these. The food delivery business turned profitable last year, and now we're thinking about where it goes from here. There's strong growth, but a lot of the growth and excitement is also coming from the Instamart business. I think it's in the sunrise category, and I think we're just getting started. So yeah, we're looking forward to seeing how big this category can become in the next 4, 5, 6 years. We're also still at a very, very early stage, learning what works for consumers, what categories. Just because you can put a category doesn't mean the consumers want it. I think all of us in this space are iterating, learning from each other, learning from consumers on what they want, what they don't want. Quite helpful when you have 3, 4 good competitors kind of almost inventing in the space in the first 2, 3 years. Also, it's also unique because it's only in India that the quick commerce model has found so much success, not just from a growth standpoint, but even from a sustainability standpoint. So I think we're in great company learning from each other, and we'll continue to do so. आवाज पहुंच चुका है डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग के लिए, और जैसा कि हम करते आए हैं 20 सालों से, इस साल भी हम बात करेंगे सबसे बड़े लीडर्स से, बिजनेस लीडर्स, पॉलिसी लीडर्स, और आपको बताएंगे कि किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार की चर्चा चल रही है ग्रोथ, रिकवरी और रेजिलियंस को लेकर जब हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं। और खास तौर पर बताएंगे कि इंडिया पर किस प्रकार का रवैया है, इंडिया की ग्रोथ को लेकर किस प्रकार की चर्चा यहाँ डावोस में चल रही है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ CNBC आवाज में। डावोस से आपको रोज हम नई नई खबरें लेके आएंगे। देश भर में आज मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान, सूर्य पूजा और दान का विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड के हरिद्वार में आस्था की डुबकी लगाई। संगम नगर प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ त्योहार मनाया जा रहा है। लाखों की संख्या में देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाई और पुण्य अर्जित किया। वाराणसी में भी भारी संख्या में लोगों ने गंगा स्नान और सूर्य को अर्घ देने के साथ तिल, गुड़ और जौ का दान किया। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया और पूजा अर्चना की। गंगा सागर में भी लोगों ने गंगा स्नान किया और सूर्य से प्रार्थना की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। और बजट आने वाला है तो विशेष नजर रखें हमारे बजट डैशबोर्ड पर, बजट ब्राउजर पर। नमस्कार।